तो बच्चों आज से हमारा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। तो रिवीजन में सबसे पहले हम 13 चैप्टर पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने के लिए आपको कुछ क्षेत्रमिति का ज्ञान होना चाहिए कि आपके कुछ क्या क्या आपके कोर्स में घन है, घनाभ है, शंकु है और बेलन है। तो बच्चों आपको इन आकृतियों का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये आकृतियों में क्या क्या शब्द टर्म्स का यूज होता है, फिर इनके पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के क्या फॉर्मूले होते हैं। तो एक बार आपको इनकी आकृति और पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन की जानकारी हो गई, फॉर्मूले पता चल गए, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं घनाभ से। पहले बच्चों हम आकृति देखते हैं घनाभ की। तो आप अपने डेली यूज में भी कोई भी आकृति देख सकते हैं, जैसे कि आपको भी देखें, आपकी ये घनाभ है, ये कोई भी आपका बॉक्स इस टाइप का क्या होगा, घनाभ होगा, जिसकी एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी और एक हाइट होगी। क्लियर है बच्चों? बताएं। तो यहाँ पर आपकी इसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। क्लियर है? तो ये आपकी आकृति कैसी हो रही है, एक घनाभ की। तो अब देखते हैं इसमें आपके कौन कौन से टर्म यूज हो रहे हैं। फलक, किनारे और शीर्ष। यदि आपको इस तरीके की छोटी आकृति नहीं समझ में आ रही है तो आप इसकी एक बड़ी आकृति अपने मन में एक कमरे को ले लें। जो आप जिस कमरे में बैठे हो वो आपका रूम, वो भी एक आकृति आपकी कैसी है, एक घनाभ की आकृति है। क्लियर है? तो घनाभ एक आपका त्रिविमीय बंद आकृति है, 3D आकृति है, जिसके बच्चों 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं। तो आप अपने कमरे में देखिए 4 दीवारें होंगी और एक आपकी छत होगी और एक आपकी जमीन होगी। तो टोटल कितनी फलक हो गए आपके, 6 फलक हो गए। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पर आपकी इसकी 4 दीवारें हो गई और एक ऊपर का फलक हो गया, एक नीचे का फलक हो गया। तो टोटल कितने फलक हो गए हैं, 6। तो आपके किसी भी घनाभ में कितने फलक होते हैं बच्चों, 6 फलक होते हैं, इसलिए ये बहुफलक भी कहलाता है। ये आपकी एक घनाभ की आकृति है। ये आकृति आपकी क्या कहलाती है, घनाभ। ये देखिए इससे बिल्कुल मैच कर रही है। ये आपकी कैसी आकृति हो गई, घनाभ की आकृति हो रही है। इसको हम पेपर पे कैसे दिखाएंगे, क्योंकि पेपर पे आप 3D नहीं दिखा सकते। पेपर आपका 2D एक होता है। पेपर क्या होता है, 2 डायमेंशन, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, लेकिन 3D में आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी आ जाती है। तो इस तरीके से आप शो करते हैं कि आपको कुछ अंदाजा हो, पर ये आपकी एक 3D आकृति है, जो कि से हमने पेपर में बस आपको करके दिखाया है। लेकिन आप इसमें, ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लंबाई को L से, ब्रेड्थ को B से और हाइट को H से दिखाते हैं। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका बहुफलक है। अब ये यहाँ पे बात करते हैं इसके फलक के। तो फलक अभी हमने बताया, जो आपकी 4 दीवारें हैं और एक छत और एक आधार, ये आपके फलक कहलाते हैं। तो इसमें कितने फलक हो गए बच्चों, 6 फलक हो गए। आपकी घनाभ की आकृति में 6 फलक होते हैं। उसके बाद आता है बच्चों किनारा। किनारा एज। एज किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए, आप जब भी 2 फलक को आपस में जोड़ रहे होंगे तो एक रेखाखंड से जोड़ते हैं। तो ये रेखाखंड जहां होती है वो आपका क्या कहलाता है, किनारा। तो ये आपके जो रेखाखंड है, ये आपके क्या कहला रहे हैं, किनारे, एजेस। क्लियर है बच्चों? ये आपकी घनाभ की आकृति के क्या है, किनारे हैं, जो 2 फलकों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो ये आपके किनारे हैं। तो टोटल इस आकृति में बताएं बच्चों कितने किनारे हैं, काउंट करके बताएं। किसी भी घनाभ की आकृति में कितने किनारे होते हैं? किनारे आपकी रेखाखंड, या जो जो 2 फलकों को आपस में जोड़ते हैं, वो रेखा आपकी किनारा कहलाती है। तो बताएं बच्चों, इस आकृति में घनाभ में कितने किनारे होते हैं? आने लगे बच्चों आपके आंसर? वेरी गुड। 12 होते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए आपके 12 किनारे हैं। तो इस आकृति में भी देखिए 4 आपके नीचे बन रही है रेखाखंड, 4 रेखाखंड नीचे बन रहे हैं, 4 रेखाखंड ऊपर है आपके। तो ये आपके 4 रेखाखंड ऊपर आ रहे हैं और 4 रेखाखंड इस तरीके से खड़े हुए हाइट में है।
तो 4 रेखाखंड हाइट में है, 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल आपके कितने किनारे हो गए? 12। क्लियर है बच्चों? तो घनाभ की आकृति में 12 किनारे होते हैं। उसके बाद आती है बच्चों शीर्ष की बारी। शीर्ष, वर्टिसेस, वर्टेक्स, शीर्ष क्या होता है? जो ये आपके बिंदु हैं, जो 3 किनारे एक बिंदु पर मिलते हैं, ये जो बिंदु हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? शीर्ष। ये बिंदु आपके शीर्ष कहलाते हैं। तो टोटल बताएं बच्चों कितने शीर्ष हैं? शीर्ष जहां पे 3 किनारे मिल रहे हैं वो आपका शीर्ष कहलाता है। तो बिल्कुल सही। तो बच्चों एक घनाभ की आकृति में ये आपके शीर्ष हो गए, ये शीर्ष है, ये रेखाखंड आपका किनारा है, एजेस किनारे कहलाते हैं। इस घनाभ की आकृति में 12 किनारे हैं और पूरी की पूरा ये आपका फलक है। तो आपके 6 फलक हैं। तो बताएं बच्चों, क्लियर है? फलक क्या होते हैं? जैसे आप जिस कमरे में बैठे होंगे तो दीवारें जो होती हैं, दीवारें, छत और आधार, जमीन, ये सब आपकी फलक हैं। तो टोटल 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। घनाभ की आकृति क्लियर है बच्चों? ठीक है। Yes, ma'am. और घन की आकृति लगभग समान ही होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। घन की आकृति पहले सभी बच्चे घनाभ में कुछ क्वेश्चंस बताएं। तो एक घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं? सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। आपको पोल में बताना है कि एक घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। दस बच्चों के आंसर आ गए हैं। पंद्रह बच्चों के आंसर आए अभी तक। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं। 18 बच्चों के आंसर आए हैं पोल में, जिसमें से 13 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 5 बच्चों के आंसर गलत हैं। आपसे पूछा जा रहा था कि घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या होते हैं? ये जो आपके बिंदु होते हैं, ये आपके शीर्ष कहलाते हैं। तो इस आकृति में आपके कितने शीर्ष हैं? 8। 8 शीर्ष हैं। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। ये बिंदु इसके शीर्ष कहलाते हैं। और ये जो रेखाएं हैं जो दो फलकों को आपस में जोड़ती हैं, ये रेखा आपकी क्या कहलाती है? किनारा। ये आपका किनारा कहलाती है। और ये पूरा का पूरी एक आपकी दीवार हो या छत या कुछ भी, तो ये पूरा पूरा आपका क्या कहलाता है? फलक। ये आपका फलक कहलाता है। क्लियर है बच्चों? फलक, किनारा और शीर्ष। ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर फिर से बताएं। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो हरे रंग से दर्शाया गया है ये क्या है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
इस आकृति में जो हरे रंग से दर्शाया गया है उसे आप क्या कहेंगे? बच्चों इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। हरे रंग से इस आकृति में क्या दर्शाया गया है आपको बताना है, घनाभ में हरे रंग से। चौदह बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। बच्चों ध्यान से आंसर दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों पोल एंड करते हैं, अब इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों आप डेली लाइफ में भी तो अपने देखते होंगे कि कमरे का आप एग्जाम्पल लेते हैं तो कमरे में कहते हैं कि यहाँ पर जहाँ दीवार दो दीवारें मिलती हैं वो किनारा है। देखो उस किनारे पे क्या है, तो वो क्या हो गया आपका किनारा। तो ये जो हरे रंग से दिखाई जा रही है ये आपका क्या है, किनारा। तो इसकी इसी कमरे में जब दीवार पे दीवार और जमीन के बीच वाली दीवार या इस दो दीवारों के बीच में ये आपका क्या है, किनारा। देखो उस किनारे पे क्या लगा है, तो ये आपका क्या कहलाता है, किनारा। एजेस कहलाती हैं, ये आपका किनारा कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया भी था, तो हरे रंग से ये क्या दर्शाया गया है, किनारों को। ये रेखाएं दर्शाई गई है, ये रेखाएं जो दो फलकों को आपस में जोड़ती है ये क्या कहलाती है, आपकी किनारा। क्लियर है, ये आपका किनारा कहलाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब घन की बात करते हैं। घन बच्चों कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपके घन की आकृति में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। तो वो आपका घनाभ ही है, बस उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आपके घनाभ के केस में यदि इसकी आकृति में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए तो और तीनों को आप ए के बराबर कह दें कि कोई भी एक भुजा का मान क्या है, ए के बराबर है, तो ये आपकी घन की आकृति कहलाती है। क्लियर है, तो घन भी आपका 3D है, इसमें भी आपके वही चीज हो जाएंगी, सेम है। इसमें भी आपके 6 फलक होते हैं और 12 किनारे होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। क्लियर है बच्चों, वही सब चीजें ये आपके शीर्ष कहलाएंगे। ये बिंदु जहां पे 3 रेखाएं मिल रही है ये आपके शीर्ष कहलाते हैं। और ये जो रेखा है ये रेखा आपकी क्या कहलाती है, किनारा। ये आपका किनारा कहलाती है। और कोई भी एक आप पूरा का पूरा वो ले लें तो ये आपका फलक है। ये पूरी दीवार ले लें या कुछ भी तो ये आपका क्या है, फलक है। कोई भी इस तरीके से आपके 6 फलक हैं। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल घन घनाभ का इस तरीके का छोटा सा भी ले सकते हैं या बड़ा सा, आपका जो कमरा हो वो भी आपका किस शेप में होगा, घनाभ की शेप। और जब यदि उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए तो वो आकृति आपकी घन की बन जाती है, कि वो घन है, क्यूब है। तो यहाँ पे भी वही है कि आपके फलक है, ये आपके फलक हो गए। तो 6 फलक हो गए, छत
जमीन और चारों दीवारें। तो ये आपके 6 फलक हो गए, 12 किनारे हो गए, 4 ऊपर रेखाएं हैं, 4 नीचे हैं और 4 इस तरीके से बीच में। तो ये आपकी टोटल 12 किनारे हो गए। और ये आपके बिंदु जहां पे ये मिल रहे हैं ये आपके शीर्ष हो गए। तो शीर्ष आपके 8 शीर्ष हो गए। क्लियर है बच्चों? तो आपकी बार बताएं, आप इस क्वेश्चन का आंसर पोल में दें कि घन की आकृति में कितने किनारे होते हैं। जल्दी से सब बच्चे इसका आंसर पोल में दें। घन की आकृति में कितने किनारे होते हैं? किनारे बताने हैं बच्चों, एजेस। आपको एजेस बताने हैं, सब बच्चे इसका आंसर पोल में दें। तेरह बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। सत्रह बच्चों के आंसर आए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं। 18 बच्चों के आंसर आए थे, जिसमें से 12 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो बच्चों ध्यान से बताएं, किनारे ये आपके क्या होते हैं, जो ये रेखाएं हैं ये आपकी किनारे कहलाते हैं। टोटल इस आकृति में कितने किनारे हैं? 12। तो घन और घनाभ में किनारे, शीर्ष और फलक सेम होते हैं, तो इसमें आपके 12 किनारे हैं। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से दें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो वो आकृति क्या कहलाती है? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है तो वो आकृति क्या कहलाती है? हम्म 17 बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं।
तो लगभग सभी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। तो आपका क्वेश्चन था कि यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? घन। तो वो घन कहलाता है। क्यूब, बिल्कुल सही बताया। अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आकृति देखते हैं, बेलन। बेलन की आकृति कैसी होती है? बेलन की भी आपकी एक ठोस आकृति होती है, जो कि ये दो वृत्त और एक वक्र आयत, जो कि आपके जो दो वृत्त से मिलकर बना है, और बीच का हिस्सा आपका कैसा है? जो वक्र पार्ट आपको दिख रहा है वो आपका क्या होता है? एक आयत होता है, से मिलकर बना होता है। इसके दो सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं, और जो बीच का हिस्सा है वो आपका रेक्टेंगल आयत होता है। तो इसकी आकृति देखते हैं बच्चों। आपको ये आकृति दिखा रखी है, ये आपकी क्या है? बेलन। इस तरीके का कोई भी डिब्बा आप देखते हैं तो ये आपका क्या है? बेलन है, जिसमें आधार और ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका कैसा है? एक वृत्त का है। एक वृत्त है, ऊपर और नीचे आपका एक वृत्त बन रहा है। बीच का जो हिस्सा आपको ये कर्व्ड दिख रहा है, ये कर्व्ड दिख रहा है। जब आप इसे खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक एक रेक्टेंगल मिलेगा। तो आप अपनी किसी घर पे जो कोई भी एक कागज हो, उस कागज को लेकर देखें। बच्चों देखें, ये आपका एक कागज है, दिख रहा है? ये कागज किस शेप में है? आयत के शेप में है। लेकिन जब आप इसे मोड़ेंगे, जब आप इसे मोड़ते हैं, मोड़े, तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक वक्र पृष्ठ बन जाएगा, जो कि आपका सिलेंडर का जो एक घुमा हुआ हिस्सा होता है वो इस तरीके का होता है। तो ये आपका किससे बना है? फोल्ड करके बना है। फोल्ड आपने किस पेपर को करा है? एक आयत को फोल्ड किया है। क्लियर है? तो एक रेक्टेंगल को आप जब फोल्ड करते हो तो ये आपका एक सिलेंडर बन जाता है, और सिलेंडर के ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका क्या होता है? सर्कल का, वृत्त का होता है, जिसकी त्रिज्या कैसी होती है? समान होती है। क्लियर हुआ बच्चों? बेलन की आकृति समझ में आई बच्चों? जब हम इस पेपर को Yes, राउंड ma'am. करते हैं, ये आपका एक आयत है, लेकिन जब आप इसे घुमाएंगे, इसको इधर से और इसको इधर से, तो आपका वो एक सर्कल बन जाएगा। ये आपका वक्र पृष्ठ बन जाएगा। ये जो आपका हिस्सा आपको वक्र दिख रहा है, मुड़ा हुआ कर्व्ड दिख रहा है वक्र हिस्सा, ये आपका इस आयत को मोड़ने से बना है। और ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका क्या है? वृत्त है, जिसकी त्रिज्या समान होगी। क्लियर हुआ बच्चों? इस तरीके से आपके एक बेलन का निर्माण होता है। तो आपका ये क्या कहलाता है? बेलन सिलेंडर कहलाता है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये इसकी जो आधार है, इस आधार, ये आपका वृत्त है, इसकी त्रिज्या आर हो जाएगी। आधार की त्रिज्या आर हो गई। यहाँ भी आपका समान वृत्त है, जिसकी त्रिज्या आर हो जाएगी। और जो इसकी ऊंचाई है, वो आपकी ये बेलन की ऊंचाई, हम इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? एच से। ये आपकी ऊंचाई एच हो गई। क्लियर है? ये आपकी ऊंचाई है एच, और ये आपका आधार की त्रिज्या है आर। तो सभी बच्चे बताएं, बेलन की आकृति क्लियर हुई? Yes, ma'am. ठीक है, तो सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। आपको यदि क्या दे रखा है? यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या बताइए क्या होगी? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको बेलन की त्रिज्या बतानी है। आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या बताएं। यदि ऊपर और नीचे वाले सिरे की त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसकी बेलन की त्रिज्या बतानी है। बेलन की त्रिज्या क्या होगी? सिलेंडर की त्रिज्या बतानी है बच्चों, बेलन की त्रिज्या क्या होगी? आप बेलन का कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो बेलन में की त्रिज्या लगाएंगे, बेलन की त्रिज्या आर क्या लगाएंगे? पंद्रह बच्चों के आंसर आए हैं।
17 बच्चों के आंसर आए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो आंसर देखते हैं। आधे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं बच्चों। बेलन की त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त ये आपका किनारे पे आधार पे और ऊपर नीचे वृत्त बन रहा है, तो जो वृत्त की त्रिज्या होती है वही बच्चों आपकी बेलन की त्रिज्या होती है। तो जो आपके आधार का वृत्त है, तो वृत्त की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या बराबर होती है। दोनों की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या आप आर भी कितना लेंगे, 5 सेंटीमीटर। बताए बच्चों, तो दुगना क्यों कर रहे थे। आपका ये बताया गया है कि ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त समान होगा। ये जो वृत्त है और ये वृत्त बिल्कुल समान होंगे, दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। दोनों की त्रिज्या बराबर होगी और वो बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी। क्लियर है। बताएं बच्चों, आपका Yes, बेलन की ma'am. त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। आपको ज्वाइन नहीं कर देना है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों वृत्त आपके समान है। तो जब आपको कहा जा रहा है कि ये आपका बेलन है, तो जो आपका सर्कल ऊपर बन रहा है वही सर्कल आपका नीचे बन रहा है, तो दोनों की त्रिज्या क्या हो गई, बराबर हो गई। दोनों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और वही आपके बेलन की त्रिज्या है, क्योंकि बेलन तो आपका इतना ही बड़ा है ऐसा है, तो इस बेलन की भी त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ बच्चों। Yes, ma'am. चलिए, अब आपको Yes, ma'am. बेलन दे, आपको एक चित्र दे रखा है। इस चित्र को देखकर बताना है कि इस बेलन की ऊंचाई क्या है। सभी बच्चे इसकी ऊंचाई बताएं और इसका आंसर पोल में बताएं। इस बेलन की ऊंचाई बतानी है बच्चों, क्या है। 10 बच्चों के आंसर आ गए हैं। अठारह बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, पोल एंड करते हैं। 20 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 13 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 7 बच्चों के आंसर गलत हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेलन की ऊंचाई।
तो बेलन की ऊंचाई कौन सी होगी, जो इधर से ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये बेलन की ऊंचाई कहलाती है। तो इस चित्र में आपको बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। यदि बेलन की त्रिज्या पूछी जाती है तो त्रिज्या आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? बेलन में आपको दो ही चीजें चाहिए होती हैं, एक ऊंचाई h और त्रिज्या r। आपको इन्हीं दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है बेलन में, h और r। तो यहाँ पे ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं, एक तो बच्चों आपका होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों में अंतर क्या है, पहले वो समझते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, एक है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें आपको टोटल निकालना होगा कि टोटल हर एक फलक का क्षेत्रफल देखिए आपका, तो वो टोटल हो जाएगा। जो आपके 6 फलक हैं, 6 फलकों का आप एरिया निकालें क्षेत्रफल और 6 को ऐड कर दें, तो ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे आपका जो कमरा है, आपका घनाभ है या आपका ये घनाभ है, तो इसमें आपके जो 6 फलक हैं, चारों दीवारें और ऊपर और नीचे का हिस्सा, तो सभी का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। और जब आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ आप वक्र पृष्ठ देखते हैं। तो आपका वक्र पृष्ठ कौन सा हुआ, सिर्फ आपकी दीवारें, सिर्फ आपकी दीवारें मतलब कि 4 फलक, सिर्फ आपके जो 4 फलक 4 दीवारें हैं वो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। मींस आपकी ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसमें आपका ऊपर का और नीचे का हिस्सा ऐड नहीं होता है। जो आपका ऊपर का क्षेत्रफल आएगा और नीचे का क्षेत्रफल आ रहा है उसका आप नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ वक्र पृष्ठ को ऐड करेंगे। तो आपका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। यदि हम ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल भी ऐड कर देंगे तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। दोनों में अंतर समझ में आया बच्चों? बताएं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ दीवारों का क्षेत्रफल देखेंगे तो आपकी 4 फलक हुए, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। यदि आप उसमें ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल मतलब आपकी जो छत और जो आपका जमीन है उसका भी क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, ऊपर का टॉप और नीचे का बेस, आप उनका भी क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिविमीय आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है कि वो आकृति आपका कितना क्षेत्र घेर रही है, तो वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। यहाँ पर ये देखिए आपकी ये जो है सर्किल है, ये कितनी आकृति घेर रही है, ये आपका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो बताएं बच्चों, यहाँ पर ये आपकी आकृति क्या है, वृत्त। वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। याद भी होगा बच्चों, यही तो हम आगे पढ़ लेंगे। तो ये आपका बेलन है, ये आपका शंकु है। तो ये जितना आपका क्षेत्र घेर रहा है, घेरा गया क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ये जितना पृष्ठ घेर रहा है वो इसका क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आकृति द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम कुल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन जब हम वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्र ज्ञात नहीं करते। जो आपका आधार और ऊपर के दोनों, ऊपर और नीचे का हिस्सा है, उसकी हम बात नहीं करते। जैसे बेलन में आपके ये आधार और बेस, जो ऊपर के दोनों ये आधार है आपके वृत्त, इनका हम क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। तो ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, जिसमें सिर्फ हम वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, आपकी ऊपर और नीचे, टॉप और बेस की बात नहीं करते। आप या फिर अपने कमरे में कह सकते हैं कि छत और आधार, जमीन की बात नहीं करते हैं, सिर्फ हम वक्र पृष्ठ की बात करते हैं। क्लियर हुआ? वो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका टॉप और बेस भी आ जाता है।
तो यहाँ पर देखिए ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें क्या कर रखा है, कलर्ड कर रखा है। तो बेलन में आपका वक्र पृष्ठ कौन सा हुआ, सिर्फ ये वाला हिस्सा। आपका वक्र पृष्ठ कौन सा हुआ है, सिर्फ आपका बीच का हिस्सा। हम ऊपर और नीचे के हिस्से को नहीं जोड़ेंगे, आपके आधार नहीं आएंगे। ये जो आपका बेलन है इसमें आप आधार को नहीं देखेंगे, सिर्फ आपका जो वक्र पृष्ठ है, ये कर्व्ड सरफेस जो है वो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। इसी प्रकार शंकु में हम आधार नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ आपका ये जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, वो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। और यदि हम इसमें आधार भी जोड़ देंगे तो वो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। यदि आप आधार को ना जोड़ें तो वो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो इसमें वक्र पृष्ठ आता है केवल। और यदि आप उसके दोनों आधार को भी जोड़ दें, ऊपर और नीचे के हिस्सों को भी, ये दोनों आधार है, ऊपर और नीचे के हिस्सों को दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका आंसर पोल में बताइए। आपको हरे रंग से इस चित्र में क्या दर्शाया गया है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हरे रंग से दिए गए घनाभ में हरे रंग से किस क्षेत्र को दर्शाया गया है, आपको इसका आंसर बच्चों पोल में देना है। ये आपकी 3D आकृति है। दस बच्चों के आंसर आ गए हैं। चौदह बच्चों के आंसर पोल में आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं। 18 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 14 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आपका हरे रंग से जो ये 3D आकृति है, ये आपका क्या दिखा रहा है, वक्र पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखा रहा है। जब हम इसमें आधार ऊपर और नीचे का हिस्सा भी जोड़ देंगे तो वो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो ये आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आगे चलते हैं बच्चों, आप देखते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यदि हम उसमें आधार ऊपर और नीचे का हिस्सा भी जोड़ते हैं तो वो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम इस आकृति को क्या कर रहे हैं, खोल कर दिखा रहे हैं। घनाभ की आकृति को जब आप खोलेंगे तो ये तो आपकी चारों दीवारें हो गई,
आमने सामने की दीवारें चूंकि बराबर होती हैं तो इसलिए सेम कलर से दिखाया जा रहा है। ये आमने सामने की दीवारें हो गई, और ये आपकी ऊपर और नीचे का हिस्सा, जमीन और छत। इस तरीके से ये आपका क्यूबॉइड घनाभ को हमने खोलकर दिखाया है। ये आपकी आकृति है, तो ये इसकी लंबाई है L, ये इसकी चौड़ाई है W, और ये इसकी ऊंचाई है H। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम इस आकृति को खोलेंगे तो आपकी आकृति के ये आपके 6 फलक दिखाई देंगे, जिसमें ये चारों आपकी दीवारें हैं और ऊपर और नीचे ये आपका छत और आधार है। ठीक है, कोई भी आप अपना क्यूब को खोल कर देख लें, एक पेज से क्यूब बनाए और उसे ओपन करके देखें तो आपका इस तरीके का पेज होगा, या आप इस पेज को बंद करके जोड़ दें फेविकोल से तो ये आपकी इस तरह की आकृति घनाभ की बन जाएगी। क्लियर है? तो ये आपका घनाभ है जिसकी ये 6 फलक हो गए। ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो यहाँ पर ये आप देखेंगे जब खोलने पर तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी दिखा रखे हैं फलक की। ठीक है, तो आपको इसके हर एक पृष्ठ का, हर एक फलक का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, हर एक फलक का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो एक बार देखें, इसका फॉर्मूला आ रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए आपका हर एक फलक कैसा है, आयताकार शेप का है। हर एक फलक आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है, आयत की शेप का बन रहा है, और आयत का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, आपके इन 6 फलक में सबसे पहले नीचे वाले फलक की बात कर लेते हैं। नीचे वाला फलक आपका क्या है, लंबाई L है, चौड़ाई B है। तो नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू बी LB। इसी तरह ऊपर वाले फलक की बात कर लेते हैं। ये जो ऊपर वाला फलक है इसकी भी लंबाई L होगी और चौड़ाई B होगी। सेम होगा, जो आधार का होता है वही छत का होगा। तो आधार और छत का आपका क्षेत्रफल क्या निकल आया, L इंटू बी। सभी बच्चे साथ साथ अपना लिखते चलें। ये आपका आधार और दोनों आधार के क्षेत्रफल क्या होंगे, L इंटू बी। ऊपर और नीचे वाले हिस्से का क्षेत्रफल आपका कितना आ गया, L इंटू बी। अब बात कर लेते हैं दीवारों की। ठीक है, तो ये आपका L इंटू बी आ गया, ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं दीवारों की। तो सबसे पहले ये देखते हैं, पहली दीवार ये है आपकी, ये भी आपकी कैसी है, आयताकार शेप की है। इस दीवार का देखिए नीचे वाली लंबाई आपको क्या दे रखी है, L, और इसकी दूसरी आपको ऊंचाई क्या दे रखी है, H। ये आपका H है ऊंचाई, और ये आपकी लंबाई है L। तो इसके आयताकार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, इसका L इंटू H। तो पहली दीवार का क्षेत्रफल LH हो गया। जो पहली दीवार का क्षेत्रफल होगा वही सामने वाली दीवार का भी क्षेत्रफल वही होगा। तो सामने वाली दीवार का भी क्षेत्रफल LH हो जाएगा, है ना। दो दीवारों का क्षेत्रफल आपका LH आ गया। अब आप बात कर लेते हैं इस वाली दीवार की क्षेत्रफल की। इस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, आपकी एक लंबाई है B और दूसरी है H। यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई B इंटू H हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, BH। तो एक दीवार का BH हो गया, इसके सामने वाली दीवार का भी क्या हो गया, BH। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? और ऊपर और नीचे वाले छत और जमीन का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ गया, LB इंटू LB। तो यहाँ पर आपके रिपीट हो रहे हैं, आमने सामने की दीवार का LH आ गया, तो ये 2 टाइम्स LH हो जाएगा। ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल बराबर होता है, LB हो जाएगा। दूसरी दीवार का क्षेत्रफल बराबर है BH बराबर हो जाएगा। तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में आ जाएगा LB प्लस BH प्लस का HL। तो ये आपका क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपसे कभी यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, LB प्लस BH प्लस HL की हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर है बच्चों? नोट करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। हाँ बच्चे बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? नो मैम। ठीक है, तो नोट करें सभी बच्चे, आपका फॉर्मूला आया है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यदि आपसे वक्र पृष्ठ की बात करी जाए, तो वक्र पृष्ठ में यदि आपसे चारों दीवारों की बात की जाए तो ध्यान दीजिए, यदि आपसे सिर्फ वक्र पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ की बात की जाए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका क्या है, एल एच प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस बी एच। तो ये आपके चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया था, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका आ गया 2 LH प्लस बी एच। तो आप h को कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2H ब्रैकेट में L प्लस बी। ये आपका होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें सिर्फ 4 फलक आते हैं, 4 दीवारें आएंगी, 4 दीवारें आएंगी। और जब आपसे कहा जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप क्या करेंगे, इसमें 2LB भी ऐड कर देंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल भी ऐड हो जाएगा। तो इसमें हम 2LB प्लस BH प्लस HL, यहाँ पर हमने क्या करा, इसमें 2LB और ऐड कर दिया, LH प्लस BH पहले से ही था, आपने 2LB और ऐड कर दिया है, तो ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यदि आपसे कोई पूछे कि आधार का क्षेत्रफल, या तो आप कह दें कि ऊपर के सिरे का क्षेत्रफल, नीचे के सिरे का फलक का क्षेत्रफल। तो यदि कोई आपसे आधार का क्षेत्रफल पूछे, तो आप क्या कहेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ L इंटू बी। क्लियर है बच्चों? ये आपका Yes, ma'am. आधार का, या फिर आप कह सकते हैं किसी कमरे की छत या जमीन का क्षेत्रफल आपका क्या होगा, L इंटू बी। तो 2 का है, 2 फलक होगा, तो LB प्लस LB कितना हो जाएगा, 2LB। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. मैम एक बार नोट कर लें। क्या बच्चे? मैम एक बार नोट कर लें। हाँ, नोट कर लें, सभी बच्चे नोट करें। मैम कर लिया। बाकी बच्चे भी जल्दी से नोट करें। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैम कुल कर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार या आपके उसका दोनों ऊपर नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी। कोई सा भी एक फलक का क्षेत्रफल कहा जाए तो L इंटू बी। नोट कर लिया बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो सभी बच्चे ये फॉर्मूले याद करके आए। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, उस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। सो आपको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अभी घनाभ का आपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा है, सभी बच्चे उस फॉर्मूले में वैल्यू रख के बताएं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा है। बस गणना सही से करनी है बच्चों। आपको क्या दे रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, एल का मान 15 है, बी का मान 10 है, एच का मान 20 है। आपको उस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? आपको इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपको एल बी एच तीनों के मान दे रखे हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, सॉल्व करके बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा।
6 बच्चों के आंसर आए हैं। पर ध्यान से बच्चों चेक करके सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों पोल में आंसर देना है। चौदह बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। आधे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, आधे बच्चों के आंसर गलत हैं। 16 बच्चों के आंसर आए हैं जिसमें से 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 8 के गलत है। चलिए बच्चों अब इसका आंसर देखते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर अब देखें ध्यान से। आपका सही आंसर इसका क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो आपसे कहा गया था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था बच्चों? 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये आपका फॉर्मूला था। L आपका 15 है, B आपका 10 है, H आपका 20 है। ये दे रखा है तो इसमें बस वैल्यू रखनी है। तो ये आपका L इंटू बी कितना हो जाएगा? L की B से मल्टीप्लाई करें, 15 की 10 से मल्टीप्लाई करनी है, 15 इंटू 10। फिर उसके बाद B की H से मल्टीप्लाई करनी है, 10 की 20 से, H इंटू L मतलब 20 की 15 से। तो ये आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो सॉल्व करें ध्यान से। 15 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, 10 की 20 से करेंगे 200 और 20 की 15 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 300। 20 की 15 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 300। अब जोड़ दें, 300 और 200 को जोड़ेंगे 500, 500 में 150 जोड़ेंगे 650, 2 की 650 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1300। तो ये आपका आ गया 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों सभी को? हम्म। तो बच्चों एक बार सभी यस मैम। फॉर्मूले जो आपको आज कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले बताए हैं वो एक बार रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप बच्चों किसी को भी कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। बताएं बच्चे, हैंड रेस कर रहे हैं।